So, hello students, once again I welcome you all to this video lecture series। और हमने अल्टरनेटर के न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके थोड़े आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सम ऑफ द मेजरमेंट and methods for determining the voltage regulation of transformer alternator। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन हमने मशीन 1 में पढ़ा हुआ है। वोल्टेज हिंदी में इसे वोल्टेज नियमन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन? तो आपको पता होगा कि जब हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं तो चेंज इन, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमने पढ़ा था क्या कि चेंज इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रेस्पेक्ट टू नो लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर? मतलब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वह वोल्टेज में बदलाव को दिखाने की कोशिश करता है। वोल्टेज में बदलाव, ट्रांसफार्मर बोले, अल्टरनेटर बोले, ये सारे क्या है? लोडिंग डिवाइस है। इसमें आपका क्या लगेगा? लोड लगाया जाएगा। और जब इसमें लोड लगाया जाता है तो दो कंडीशन होती है। फर्स्ट इज नो लोड कंडीशन एंड वन इज फुल लोड कंडीशन। तो जब भी नो लोड टू फुल लोड या फुल लोड टू नो लोड, जब ऐसा ट्रांजिशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर चेंज होता है किसमें? उसके टर्मिनल वोल्टेज में। किसमें होगा? टर्मिनल वोल्टेज। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज होता है, और अगर हम अल्टरनेटर्स की बात करेंगे तो केवल टर्मिनल वोल्टेज होगा, दैट इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर। तो यहाँ पर जब लोडिंग वेरी होगी, नो लोड टू फुल लोड जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर चेंज होगा। ऐसे ही अल्टरनेटर का भी क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज में चेंज आएगा, बदलाव आएगा। और इसी बदलाव को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसे हम एक फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है? तो वोल्टेज नियमन का यदि हम सूत्र लिखना चाहें तो हम लिखेंगे E0 माइनस V अपॉन V, और परसेंटेज में बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। यहाँ पर E0 जो है वो नो लोड वोल्टेज है, V जो है वो फुल लोड वोल्टेज, और विथ रेस्पेक्ट टू फुल लोड हम नाप रहे हैं। याद रखेंगे कि ये यहाँ पर जो V है ये क्या है? फुल लोड वोल्टेज है, और E जो है वो है नो लोड वोल्टेज। तो नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। और वहाँ पर ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि नो लोड इंटू 100 होता था, मतलब नीचे में आपका E आ जाता था, नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज नीचे आता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है दोनों में। मैंने आपको ट्रांसफार्मर जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया था। अब वोल्टेज रेगुलेशन को मापने के लिए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कुछ विधियां हैं, जैसे सिंक्रोनस। एक पहली जो विधि है उसका नाम है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, इसे हम हिंदी में सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पर सिंक्रोनस प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? कर्व बनाया जाता है। कर्व बनाया जाता है। अब ये जो कर्व बनाया जाएगा ये दो प्रकार का कर्व होगा। एक कर्व को हम बोलेंगे OCC और दूसरे को हम बोलेंगे SCC। OCC या ओपन सर्किट कर्व और SCC या शॉर्ट सर्किट कर्व, ये जो दो कर्व बनेंगे, इन्हीं कर्व की सहायता से हम क्या करेंगे? सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, और उनके जो कैलकुलेशन है उससे हम क्या करेंगे? अपना वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। जो OCC कर्व होगा वो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है,
उसके लिए ड्रॉ किया जाएगा कुछ दूर जा करके ये, और एससीसी कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से, और इन दोनों कर्व के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पर वैल्यू निकालेंगे कि फील्ड वोल्टेज, सॉरी फील्ड करंट और वोल्टेज की, ठीक है। वी आई कर्व है ये भी, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये V और ये I है फील्ड करंट, ठीक है, और ये वोल्टेज के बीच में ये कर्व बनता है ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज लेंगे, ये ओपन सर्किट करंट और ये शॉर्ट सर्किट करंट। तो कुछ जो कर्विंग हमें मिलेगी उसके यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे E नॉट और V निकाल करके हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में लेकिन एक कमी है। क्या कमी है कि सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि में जो हम ज्ञात करते हैं ये दो कर्व OCC और SCC कर्व, इस जब दोनों कर्व जो है एक समय के बाद जा कर के क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, नो चेंज होता है इन दोनों कर्वों में, ठीक है। तो वहाँ पर OCC कर्व जो है जब सैचुरेशन की ओर जाएगा, ये जब सैचुरेट होगा, ठीक है, यहाँ से कुछ पॉइंट पर जा कर के सैचुरेट जब होगा, तो वहाँ पर प्रतिबाधा का मान जो है वो कम हो जाता है, इम्पिडेंस का जो मान है मतलब Z की वैल्यू है वो कम हो जाएगी ये जब वो सैचुरेशन की ओर जाएगा। तो SCC और OCC के एक दूसरे की ओर आने के कारण ऐसा होता है, ठीक है, दोनों कर्व क्या हो जाते हैं, आपस में एक जगह मिलने की ओर बढ़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो वहाँ पर सैचुरेशन के पहले सिंक्रोनस बाधा का जो मान है यहाँ पर, ये इसके बाद होगा जब आप सैचुरेशन वैल्यू अचीव कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले तक Z का मान जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, अधिक रहेगा। अतः संतृप्ति मतलब सैचुरेशन के प्रभाव को हम नहीं लेते, इसको हम नहीं मानते। तो इसी कारण वोल्टेज नियमन की सही गणना इस विधि से नहीं की जा सकती। शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर सैचुरेशन, इसको हिंदी में संतृप्ति बोलते हैं, इज नॉट कंसिडर्ड। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जो इम्पिडेंस है Z, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आफ्टर सैचुरेशन कम हो जाएगी। और अगर हम इसे कांस्टेंट ले लें, मतलब सैचुरेशन के इफेक्ट को ना लें, जो कि हम करते हैं इस मेथड में, तो कांस्टेंट मान लिया जाए, तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या आएगा, अधिक आएगा। वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक आता है क्योंकि यहाँ पर हम इस कांस्टेंट वैल्यू को लेकर के चलते हैं Z की, बट आफ्टर सैचुरेशन क्या होता है, Z का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में क्या होता है, हमारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन हम नहीं निकाल पाते, या हमें सही वैल्यू नहीं मिल पाती। क्लियर है? अब हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज MMF मेथड, या फिर इसे एम्पियर टर्न मेथड भी बोलते हैं, एम्पियर टर्न मेथड और MMF मेथड, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड। इसमें भी क्या किया जाएगा, सेम, इसमें भी OCC ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा को यूज़ करेंगे, लेकिन ये EMF मेथड से उल्टा है। इस विधि में आर्मेचर लीकेज प्रतिघात को अतिरिक्त आर्मेचर प्रतिक्रिया समझा जाता है। इसमें क्या समझते हैं हम कि आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, इसको हम मान करके चलते हैं कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा आर्मेचर रिएक्शन। इसको आर्मेचर रिएक्शन एक्स्ट्रा मान के चलता है। आर्मेचर रिएक्शन तो होता ही है, उसके अलावा भी इसके वैल्यू को लिया जाता है। तो वहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि लोड पर विभवांतर के अंतर पूर्णतः आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा ही माना जाता है, ठीक है। मतलब जो लोड में हमारा जो लोड है उसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है या फिर उसका जो इफेक्ट है वो किसके कारण होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण माना जाता है, आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर? तो पूरा का पूरा इसमें आर्मेचर रिएक्शन को ही मानेंगे, ठीक है। तो
इस विधि में क्या करते हैं, एमएमएफ के सदिश आरेख का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एमएमएफ वेक्टर या फेजर डायग्राम बनाएंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स वाला, और ओसीसी कर्व से, जो हम ओसीसी कर्व देखे थे उससे ई डैश मतलब एक वोल्टेज लेंगे ई डैश, और उससे संबंधित क्या लेंगे, आई फील्ड डैश, फील्ड करंट के वैल्यू लेंगे। ठीक है, और एससीसी के फील्ड धारा का उस वैल्यू को लिया जाता है जो कि शॉर्ट सर्किट होने पर रेटेड धारा का प्रवाह करे। मतलब जब ये तो ओसीसी कर्व से लिए, अब एससीसी कर्व में अगर देखें तो उस वैल्यू को लेंगे हम फील्ड करंट की, जब वहां पर क्या होने लगे, रेटेड करंट फ्लो होने लगे, रेटेड करंट की वैल्यू क्या होने लगे, फ्लो होने लगे। तो दोनों ही धाराओं में, इसको सपोज आई एफ वन डैश बोले, इसको आई एफ टू डैश बोले, दोनों धाराओं के वोल्टेज उत्पन्न करेगा, और वही वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, ई नॉट को लोड की स्थिति में अल्टरनेटर पर होगा। ठीक है, ई नॉट का जो मान है वो कहाँ से निकलेगा, ओसीसी से निकलेगा, और आईएससी जो है या फील्ड शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ से निकलेगा। और हम या वोल्टेज जिस करंट पर क्या हो रहा है, रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, वह करंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे, वो वोल्टेज V होगा। और अगेन वो फॉर्मूला है ई नॉट माइनस वी अपॉन वी इंटू 100%, इसी से क्या निकल जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। यदि मैं फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करूं तो आप सभी एकदम ध्यान से देखेंगे फेजर डायग्राम को। सपोज दिस इज माय वेक्टर C, that is E dash, suppose, and one voltage, suppose that is V, clear। और यहाँ पर जो इसका एक वेक्टर बनेगा that is IA तो E plus V plus IR is equals to E dash। now E नॉट का वैल्यू है सपोज ये, और इससे करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो है IF। ठीक है, पहले मैं इसको बना करके आपके दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक ये बनेगा IF टू डैश, ठीक है, तो और एक यहाँ से करस्पॉन्डिंग जो चलेगा दैट इज B, क्लियर। तो अगर हम इसके वैल्यूज को लिखेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपके लिए एक वैल्यू लिख देता हूँ। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। यहाँ पर है सपोज C, ये हो गया A, ये हो गया B, इस वैल्यू को लिखे अल्फ़ा, इसको हम लिख लिए फाई, और ये हो गया IA क्लियर। और ये जो करस्पॉन्डिंग फेज़र है, एक इसका है E डैश का है, और ये जो फेज़र है ये V का है। यहाँ पर हम बनाए E नॉट दैट इज़ नो लोड वोल्टेज, ये हो गया IF डैश दैट इज़, आपको भी याद होगा कि हमने क्या लिया था, IF1 ले लिया था, इसे 1 भी लिख सकते हैं, IF डैश भी लिख सकते हैं। चलिए IF डैश ले लेते हैं एंड IF2 डैश, क्लियर। और इन दोनों का जो फेज़र सम होगा वो क्या देगा हमें, IF देगा, दैट इज़ फील्ड करंट। अब दोनों जो फेज़र हैं IF डैश और IF2 डैश, इसके बीच का जो एंगल होगा वो φ1, और E नॉट और IF के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्रीज। हमें पता है कि E और I ऑलवेज क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, इंड्यूस्ड EMF और करंट। ठीक है, तो ये जो है हमारा फेज़र डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फेज़र डायग्राम के लिए हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यूज़ हैं उनको वैसे ही रखना है। ठीक है, वैल्यूज़ को बिल्कुल भी बदल कर नहीं रखेंगे, क्लियर है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा भी बदलाव करेंगे तो हमें वैल्यूज़ जो हैं वो अलग मिल जाएंगी, क्लियर है। तो आई थिंक कि ये जो आपको क्लियर होगा, यहाँ पर से जो हमारा E है, तो हम एक फार्मूला या वैल्यूज़ हम पढ़ते आए हैं कि E इज इक्वल्स टू V प्लस IA RA।
यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, E दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ये V और ये प्लस IA RA, ठीक है। देन यहाँ पर एक जो वैल्यू आई दैट इज V और ये जो वैल्यू है ये I हो जाएगी। ये दोनों के बीच एंगल फाई है, V और I के बीच एंगल फाई है। यही जो एंगल है, इसी एंगल के जस्ट अपोजिट या 180 डिग्री पर क्या बनेगा, हमें फील्ड करंट मिलेगी IF, ठीक है। ये जो करंट है ये हमारा आर्मेचर करंट है, क्लियर। और ये वैल्यू हमको मिलेगी IF। देन हम बात करें इस वोल्टेज की, तो E0 का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू और IF जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्रीज पर हो जाएंगी, क्लियर। ये वाला जो फेजर डायग्राम है इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये आपके आगे काम आएगा, ठीक। अब जो हमको थर्ड मेथड पढ़ना है दैट इज ZPF मेथड। इसको जीरो पावर फैक्टर मेथड बोलते हैं या इसको पोर्टियर ट्रायंगल मेथड भी बोलते हैं, जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। अब इसमें बहुत ही जो आपका एक डायग्राम बनेगा दैट इज द कर्व। यहाँ पर जो हमारा कर्व बनने वाला है वो कर्व होगा किसके बीच, अभी हम देखेंगे, फील्ड एक्साइटेशन IF और टर्मिनल वोल्टेज VT के बीच, क्लियर। यहाँ पर दो कर्व बनेंगे। द फर्स्ट कर्व दैट इज OCC तो हमारा सेम बनेगा। देन द सेकेंड कर्व दैट इज ZPF कर्व, जीरो पावर फैक्टर कर्व को कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को यहाँ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये सपोज A, ये पॉइंट हो गया O। यहाँ पर एक हम क्या खींचेंगे, पॉइंट लेंगे और एक ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे। देन द सेकेंड ट्रायंगल विल बी, देखिए ये जो मेथड्स हैं ये हमारे बेसिकली जो है वो एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, बट हमें यहाँ पर केवल उसकी थ्योरी जाननी है, क्या है मेथड में कैसे करते हैं वो हमको थोड़ा सा नोट कर लेना है, जान लेना है बस, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। तो ये वाला जो कर्व है इसे OCC बोलते हैं और ये है ZPF, ज़ीरो पावर फैक्टर कर्व। ये सपोज पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C, ये D, ये पॉइंट हो गया F। तो यहाँ पे इसको लेंगे D डैश, देन ये हो जाएगा C डैश, F डैश एंड B डैश, क्लियर। ये पॉइंट को ले लेते हैं G। अब इसमें क्या होता है, आर्मेचर लीकेज प्रतिघात ड्रॉप, मतलब आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस का जो ड्रॉप होगा, ठीक है, उसको आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के अलगाव पर निर्भर करता है। आर्मेचर रिएक्शन का जो डिफरेंस है उस पर निर्भर करता है। तो ये शुद्ध परिणाम प्रदान करता है। दोनों को सेपरेट करने के कारण ये क्या रहता है, बेस्ट मेथड है, ठीक है, बेस्ट मेथड है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का, तो दैट इज जीरो पावर फैक्टर और पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। इसमें शून्य पावर फैक्टर वक्र मतलब ZPF कर्व और टर्मिनल वोल्टेज और उत्तेजना के बीच खींचा जाता है, ठीक है। और पूर्ण लोड तथा शून्य पावर फैक्टर पर टर्मिनल वोल्टेज उत्तेजना अभिलक्षण तथा खुला परिपथ अभिलक्षण ज्ञात कर लिए जाते हैं। दोनों कर्व को निकाल लिया जाता है और दोनों कर्व समान हैं और आर्मेचर प्रतिक्रिया के MMF से क्षैतिज रूप से विस्थापित हैं। ये क्या है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, विस्थापित हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो OCC के विभिन्न बिंदुओं पर त्रिभुज BF और D, ये जो BFD ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए जो DF है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। DF है वो क्या दे रहा है, लीकेज ड्रॉप बता रहा है, लीकेज ड्रॉप। देन आपका जो B और F है दैट इज ये वाला पॉइंट, ठीक है। BF क्या बता रहा है हमें, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, एक्साइटेशन, आर्मेचर रिएक्शन एक्साइटेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसको निकालते हैं,
ठीक है। नाउ हमने एक टॉपिक जो है वो स्किप कर दिया है थोड़ा सा, तो मैं आप सभी को वहाँ पर लेकर के जाना चाहूँगा ज़रूर। हालांकि हमें उसे पहले पढ़ लेना था, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है दैट इज़ द वर्किंग। क्लियर? अभी तक हमने आर्मेचर अल्टरनेटर के बारे में कुछ जानकारी ली, बट हमें उसका वर्किंग अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा। ये जो पॉइंट था ये आपको पढ़ना है, ये वोल्टेज ड्रॉप वाला, ये वोल्टेज रेगुलेशन वाला आप पढ़िए बिल्कुल। उसके बाद अब मैं आपको लेकर के चलूँगा वर्किंग पर। सपोज ये मेरा ट्रायंगल, ये मेरा क्या हुआ, अल्टरनेटर हुआ, ये उसका हो गया स्टेटर। क्लियर है? स्टेटर में क्या होगा, 3 फेज की सप्लाई ये क्या करेगा, आउटपुट में देगा। याद रखेंगे, अल्टरनेटर इज एन जनरेटिंग डिवाइस। यहाँ पर जो इसके इनर स्लॉट्स होंगे, यहाँ पर क्या होगी, वाइंडिंग होगी। और ये वाइंडिंग कैसी होगी, तो 3 फेज की वाइंडिंग होगी। क्लियर है? ये वाइंडिंग कैसी होगी, 3 फेज की होगी। मतलब यहाँ पर 3 फेज की कौन सी वाइंडिंग होगी, तो ये वाली जो वाइंडिंग है इसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटर जो है वो एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है। वाई? बिकॉज ये सबसे पहले डबली एक्साइटेड है। डबली एक्साइटेड कैसे है हम देखेंगे। दूसरा, वाइंडिंग्स डिफरेंस होता है, ठीक है। और तीसरा, वर्किंग पर थोड़ा सा फर्क आता है एज कंपेयर्ड आपके डीसी जनरेटर से। देखेंगे कैसे। यहाँ पर एक क्या बनेगा हमारा, रोटर है ये, और रोटर और यहाँ पर शाफ्ट है। ये जो शाफ्ट है ये हमारा किससे कपल्ड रहेगा, ये जो कपल्ड रहेगा किससे, प्राइम मूवर से। क्लियर? और इस ये जो हमारा रोटर है इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे कि कैसा बदलाव, तो आपको रोटर का जो मैंने आपको 2 टाइप के रोटर बताए थे, एक सेलिएंट रोटर और एक नॉन सेलिएंट रोटर। अगर आपको क्लियर होगा, ध्यान होगा तो सेलिएंट रोटर क्या होंगे, कुछ इस शेप के होंगे, ये सेलिएंट रोटर नॉन सिलेंड्रिकल। और नॉन सेलिएंट रोटर कुछ इस शेप का होगा, ये नॉन सेलिएंट और ये वाला सेलिएंट। ये नॉन सिलेंड्रिकल और ये लगभग सिलेंड्रिकल शेप का। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं एक सेलिएंट रोटर हमारा क्या है, अल्टरनेटर है। क्लियर? ये, और इसमें फिर क्या हुआ, इसमें एक हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई दिया जाता है। डीसी सप्लाई यहाँ पर प्लस एंड माइनस डीसी दिया जाएगा। अब होगा क्या, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अल्टरनेटर इज अ डबली एक्साइटेड मशीन। डबली एक्साइटेड बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं अल्टरनेटर को छोड़ दूं या सिंक्रोनस बोलूं, ठीक है, डबली एक्साइटेड यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड गलत हो सकता है, मोटर के लिए एक्साइटेशन वर्ड यूज करेंगे। बट यहाँ 2 टाइप की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसे डबली फील्डेड या डबली एक्साइटेड मशीन कहा जाता है। एक डीसी सप्लाई जो कि रोटर में होगी, और एक एसी जो जनरेट करेगा वो स्टेटर में, और अगर मोटर है तो इससे उसका उल्टा होगा, इनपुट लेगा। क्लियर? तो सेकेंड चीज, वाइंडिंग की बात करें, डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। वाइंडिंग में हमने पढ़ा था कि आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो कहाँ होती है, घूमने वाले भाग मतलब रोटर में। और फील्ड की जो वाइंडिंग होती है, आपको याद होगा, फील्ड वाइंडिंग ये कहाँ होता है, स्टेटर में। यहाँ आप जस्ट उसका अपोजिट देख रहे हैं। फील्ड की वाइंडिंग आपको कहाँ दिख रही है, रोटर में दिख रही है, जो कि डीसी लगा हुआ है। हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में फील्ड में हमेशा कौन सा सप्लाई रहेगा, डीसी सप्लाई। और आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो कहाँ दिख रहा है, स्टेटर में दिख रहा है, और उसी से फिर क्या निकल रहा है, आपका आउटपुट 3 फेज निकल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये जो डिफरेंसेस हैं ये देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो मैं आपके लिए फिर से एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ, और यहाँ पर उसका रोटर। ठीक, अब मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो यहाँ से आउटपुट में सप्लाई क्या होगा, 3 फेज सप्लाई आउटपुट होगा, 3 फेज एसी। यहाँ पर जो हम इनपुट सप्लाई देंगे दैट इज़ डीसी। क्लियर। और ये वाइंडिंग है, आप यहाँ एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर वाइंडिंग जो है वो लगा हुआ है 3 फेज का, जो कि क्या कर रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट में 3 फेज सप्लाई भेज रहा है। अब कैसे चलेगा, तो हम अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसा रहेगा, तो ये कपल्ड रहेगा किससे, प्राइम मूवर से। प्राइम मूवर में भी योर टर्बाइंस, योर इंजन्स, कोई भी चीज़ हो सकता है जो इसे घुमाएगा। ठीक है, ये इसे क्या करेगा, घुमाएगा। तो जब अल्टरनेटर को घुमाया जाता है उसके शाफ्ट को, तो उसका जो रोटर है वो क्या करता है, घूमता है। क्लियर। अब हमारे पास थोड़ा सा एक कंसेप्ट है कि जनरेशन जो है वो दो चीज़ से पॉसिबल होता है। एक तो अगर मैं और उसको प्रिसाइज लिखूं, एक वाइंडिंग होना चाहिए हमारे पास, और एक होना चाहिए फील्ड। फील्ड का मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड से है। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों चीज़ होनी चाहिए। अब इन दोनों में से कोई भी एक, या तो फील्ड या तो वाइंडिंग, दोनों क्या हो, एक घूमता हुआ रहे, एक स्टैटिक रहे, तो हमारा काम बन जाएगा। हमने डीसी मशीन्स में देखा था कि फील्ड जो है वो स्टैटिक था, वाइंडिंग जो है वो घूम रहे थे या घुमाया जा रहा था उन्हें, और वहाँ पर जनरेशन हो रहा था। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया है, वाइंडिंग जो है वो स्टैटिक हो गए हैं, ये जैसा आप देख रहे हैं, और ये जो डीसी फील्ड है जो कि रोटर पे बना हुआ है, इसे घुमाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम मूवर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग है वो स्टैटिक है, और फील्ड जो है वो रोटेटिंग है, या डायनेमिक है बोल सकते हैं, रोटेटिंग है। ठीक है, तो वाइंडिंग स्टैटिक हो गई और फील्ड जो है वो रोटेटिंग हो गया। हमारा काम तब भी होगा, कैसे, यहाँ पर जब हम डीसी सप्लाई देंगे, सपोज ये 2 पोल की मोटर है, तो एक ये नॉर्थ पोल बनाया, ये साउथ पोल बनाया। क्लियर। ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या करेगा, यहाँ पर जब फील्ड यहाँ पर बना लिया जाएगा तो यहाँ पर फ्लक्स का फ्लो होने लगेगा। देखिए इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है, जो एयर गैप है वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, पोल्स, अल्टरनेट पोल्स डेवलप हो गए। पोल्स क्या करेंगे, फील्ड बनाएंगे। फील्ड कैसे बनती है, फ्लक्स के कारण। फ्लक्स का फ्लो होने यहाँ लगेगा। कहाँ हो रहा है, फ्लक्स आ गया है रोटर में, और ये जो फ्लक्स है ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। किस स्पीड से घूमेगा, तो सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। नाउ व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू 120 f/t। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कंडक्टर्स लगाए गए हैं, उन कंडक्टर्स पर ये जो घूमने के कारण ये क्या करेंगे, अलग अलग दिशा पर, अलग अलग जगह पर जा करके ये क्या करेगा, d∅/dt करेगा। अब हमें पता है कि E प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और E इज इक्वल्स टू -n d∅/dt। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंड्यूसेस एन ईएमएफ। इन सारे वाइंडिंग्स में ईएमएफ क्या करने लगेगा, जनरेट करने लगेगा। और ये वाइंडिंग क्या है, आउटपुट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर यदि आप आउटपुट में रीडिंग लेंगे तो आपको 3 फेज एसी सप्लाई आउटपुट में देखने को मिलेगी। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये जस्ट एक काम कर रहा है रोटेटिंग फील्ड एंड स्टैटिक वाइंडिंग की। यहाँ पर डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि माउंट कर दिया जाता है। डीसी शंट मोटर डीसी शंट जनरेटर, आई एम वेरी सॉरी, जो कि क्या करेगा, इसको डीसी सप्लाई देगा और यहाँ पर क्या बनाए रखेगा, इसको नॉर्थ और साउथ पोल बना करके रखा रहेगा। ये जो प्राइम मूवर है, ये जब तक इसे सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घुमाएगा तब तक क्या नहीं होगा, रेटेड हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। देखो आउटपुट तो मिलेगा क्योंकि ये तो घूमने लगा, मतलब d∅/dt होने लगा। बट जो ये मशीन बनाई गई है जिस रेटेड वोल्टेज के लिए, वो रेटेड वोल्टेज कब मिलेगा, तो एट सिंक्रोनस स्पीड। जब तक ये सिंक्रोनस गति से ना घूमे तब तक यहाँ पर रेटेड आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल है दैट इज अल्टरनेटर प्रिंसिपल, आई थिंक ये क्लियर है। सिंक्रोनस गति पर चलने के कारण इस मशीन को हम सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं, और इसका एक नाम और है अल्टरनेटर
इसका नाम अल्टरनेटर इसीलिए पड़ा क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, अल्टरनेटिंग सप्लाई देता है, बट एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर अल्टरनेटिंग करंट ये प्रोवाइड कराएगा। तो ये था आपका अल्टरनेटर का प्रिंसिपल। यहाँ तक आपको आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके थोड़ा आगे इसका डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।